जेठ का काला नाग देखने के लिए मैं पागल हुई जा रही थी। एक रात जेठ मेरे कमरे में आया और आकर अपना नाग बाहर निकाला। मेरी तो चीख ही निकल गई क्योंकि नाग इतना मोटा। मेरा नाम सवेरा है, मेरी उम्र इस वक्त 29 साल है। मेरा जिस्म बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। मेरी कमर ऐसी है कि जैसी सुराही हो। जहाँ से मुझे पतले होना चाहिए था मैं वहाँ से पतली थी, और जहाँ से मोटी होना चाहिए था मैं वहाँ से मोटी थी। कोई भी मर्द आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा जिसने मुझे देखा हो और उसके मुंह से राल ना टपकी हो। ये यूँ कह लें कि हर मर्द मेरा दीवाना था और मुझे पाना चाहता था। कुछ मर्दों के हाथ से मैं बच निकली थी, लेकिन कुछ ने मुझे काबू कर लिया क्योंकि वो मुझसे भी बड़े खिलाड़ी निकले। मेरी शादी कासिम के साथ हुई थी। 23 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। सारे घर वाले बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि मेरा शौहर बहुत प्यारा था। लेकिन मुझे परेशानी इस चीज़ की थी कि मेरे शौहर को मेरे माज़ी के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैं अब तक पाक नहीं रही थी, क्योंकि मैं कई हाथों में खेल चुकी थी। इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी। लेकिन खुशी मुझे इस चीज़ की थी कि मेरा शौहर काफ़ी अमीर था और बहुत रुपए पैसा था। मुझे ये था कि मैं जाकर अपनी अगली ज़िंदगी खूब ऐश करूँगी और अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को सेट करूँगी, क्योंकि मेरे सास और ससुर का इंतकाल हो चुका था। मेरा एक जेठ था जिसकी शादी हो गई थी। इसके 3 बच्चे थे। शौहर मेरा ज़्यादातर बैरून मुल्क ही रहता था। अब शादी के सिलसिले में वो आया हुआ था। 6 महीने की छुट्टी थी और फिर मेरा शौहर चला गया था। शादी की रात मैं बैठी स्टेज पर अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। मेरे शौहर आया और आकर इसने मुझे बहुत प्यार किया। मुझे आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और इसके बाद मुझे जब नीचे उतारा तो मैं पसीने से पूरी भीग चुकी थी। मुझे कोई होश नहीं था। अब मैं ये तो समझ चुकी थी कि मेरा शौहर काफ़ी ताकतवर मर्द दिखाई देता है और मेरी अगली ज़िंदगी बहुत अच्छे गुजरने वाली है। 6 महीने कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन इस दौरान हमारे यहाँ ऐसा वैसा औलाद वाला मामला नहीं हुआ। मुझे परेशानी ये थी कि शौहर बाहर चला जाएगा और मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? क्योंकि अगर तो कोई औलाद होती तो मैं उसके साथ मसरूफ़ हो जाती, लेकिन अब मेरी कोई मसरूफ़ियत नहीं थी। तो इसलिए मैंने अपने मैके जाने का फ़ैसला कर लिया। 3 महीने रहने के बाद मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें अब अपने मैके में नहीं बल्कि अपने ससुराल में रहना चाहिए। शौहर के कहने पर मैं ससुराल आ गई थी। मेरे जेठ और जेठानी मेरा बहुत ख़्याल रखा करते थे। मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे, लेकिन जो कमी मुझे महसूस हो रही थी वो ये थी कि मेरे शौहर मेरे पास मौजूद नहीं थे। तो मेरा दिन तो गुज़र जाता था, लेकिन मेरी रातें नहीं कटती थीं। सारी रात बिस्तर पर पड़े मेरी जवानी तड़पती रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे सुकून मिल जाए। अब अकेली औरत क्या कर सकती है, उसे किसी मर्द की ज़रूरत ज़रूर होती है। मुझे बस इसी चीज़ की कमी महसूस होती थी, इसके अलावा और कोई भी चीज़ की मुझे कमी नहीं थी। अब मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, तो मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ऑप्शन बचा था, वो था मेरे जेठ का। मेरा जेठ ही अब मेरी ये मुश्किल हल कर सकता था। मैंने काफ़ी दिनों से महसूस किया था कि मोहल्ले की काफ़ी औरतें मेरे जेठ के पास आती हैं। अब एक दो के साथ मेरी भी सलाम दुआ हो गई, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि तुम लोग मेरे जेठ के पास क्या करने आते हो? तो वो कहती कि तुम्हारे जेठ का नाक देखने आते हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं तो हैरान ही रह गई और मैं शर्म के मारे पानी-पानी हो गई थी कि ये औरतें कैसी बात कर रही हैं। भला कोई औरत ऐसी बात कैसे कर सकती है? मेरी तो शर्म के मारे नज़रें ही झुक गई थी। मैं सुबह से शाम तक काफ़ी परेशान रही। अगले दिन मेरी जेठानी ने मुझसे पूछा कि सवेरा क्या हुआ है? तुम कल से बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। मैंने अपनी जेठानी को बोला कि कल मुझे जो मोहल्ले की औरतें मिलने आई थीं, मैंने उनसे पूछ लिया कि वो हमारे घर क्या करने आती हैं। तो उन्होंने जो बात मुझे बताई वो सुनने के बाद मैं बहुत ही हैरान हुई हूँ कि ये क्या माहौल है, क्या कुछ चल रहा है। मोहल्ले की औरतें आपके शौहर का नाक देखने आती हैं। मेरी बात सुनने के बाद
میری جیٹھانی مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تمہارے لیے تو یہ گھر کی بات ہے۔ تم بھی میرے شوہر کا ناک دیکھ سکتی ہو، بہت موٹا، کالا اور چمکدار ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری جیٹھانی بھی ان سب عورتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اور کس قسم کے لوگ ہیں۔ ایک عورت اپنے شوہر کے بارے میں کیسے بات کر سکتی ہے؟ میں تو پریشان ہو گئی تھی لکھ کے میری شادی کن لوگوں میں ہو گئی ہے۔ پھر میری جیٹھانی ضد کرنے لگی کہ نہیں، تمہیں تو میرے شوہر کا ناک ضرور دیکھنا چاہیے، اور تم جو اتنا پریشان رہتی ہو، تمہارا شوہر تمہارے پاس نہیں ہوتا، چلو تمہارا دل بھی لگا رہے گا اور تم چاہو تو اس کے ساتھ کھیل بھی سکتی ہو۔ میں نے اپنی جیٹھانی کی طرف دیکھا اور اس کو 4-5 کھری کھری سنا دی کہ یہ تم کیسی واہیات باتیں کر رہی ہو۔ میں تمہیں ایسی محسوس ہوتی ہوں کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ کیسے؟ یہ سب میری جیٹھانی کہنے لگی کہ نہیں نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک آدھ بار مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی تم نے ناک دیکھ لیا تو اس کے بعد تم خود پر کنٹرول نہیں کر پاؤ گی اور تمہارا دل کرے گا کہ تم اس کے ساتھ کھیلو۔ اب میرے اندر بھی جو کافی عرصے کی پیاس تھی، میں اس کو بجھانا چاہتی تھی۔ خیر میں مان گئی اور میں نے اپنے جیٹھ سے کہہ دیا کہ جیٹھ جی، میں بھی آپ کا ناک دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیٹھ نے کہا کہ ایسے تو تمہیں میں اپنا ناک نہیں دکھاؤں گا، لیکن تم رات کو تیار رہنا، پھر میں تمہیں دکھانے کے لیے تمہارے کمرے میں آؤں گا۔ میں نہا دھو کر تیار ہو گئی اور مجھے پتا تھا کہ جب جیٹھ پہلی بار میرے ساتھ آئے گا تو اسے کسی قسم کی الجھن محسوس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میں نے خود کو دلہن کی طرح تیار کر لیا تھا۔ جیٹھ نے آتے ہی کمرے کی لائٹ بند کر دی اور چھوٹا بلب جلا لیا اور کہا کہ آنکھیں بند کرو، میں تمہارے ہاتھ میں پکڑاتا ہوں۔ میں نے ہاتھ باہر نکالا۔ جیٹھ نے جب ناک باہر نکال کر میرے ہاتھ پر رکھا تو میری تو چیخ ہی نکل گئی، کیونکہ ناک اتنا موٹا اور پورے جوش میں حرکت کر رہا تھا۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ناگ نے اپنا پھن پورا پھیلایا ہوا تھا۔ دراصل میرا جیٹھ مداری تھا، وہ گاؤں گاؤں جا کر سانپ کے تماشے کرواتا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے محلے کے لوگوں نے میرے جیٹھ کا ناک دیکھنے آتے تھے۔ وہ دیکھنے کے بعد میں واقعی مان گئی تھی کہ محلے کی عورتیں اور میری جیٹھانی جھوٹ نہیں بول رہی۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔